तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़ोरों-शोरों से लगे हुए होंगे। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। तो आज का आप टॉपिक देख रहे हैं जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसमें मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करवाऊँगी जितने भी सिलेबस में दिए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को बनाने में कितना टाइम लगेगा क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर ये बहुत लंबा टाइम लगता है तो मैं इसको 2 पार्ट में इस वीडियो को लेकर आऊँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है? पहले मैं सीएसए पार्ट 1 ऐसा करके लिख दूँगी, आप समझ जाना और दूसरा सीएसए पार्ट 2 और ये मैराथन सीरीज़ के अंदर ही मैं ये चीज़ें रखूँगी। ठीक है? और मैंने ना कल ये वीडियो अपलोड कर दिया था डीबीएमएस एंड एसक्यूएल के एमसीक्यूज़ और इनके समरी टेबल। सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज़ मैंने एमसीक्यूज़ कराए हैं वहाँ पर और साथ के साथ उसके समरी टेबल भी अटैच किए हैं हर चैप्टर के बाद। तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर से जाकर देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन के बिहाफ़ पर ही करेंगे पूरा जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा ना वो यहाँ पर क्वेश्चन के साथ में मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें फिर क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं लगता मुझे। चलो, तो सबसे पहले बोला ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है इसके ब्लॉक डायग्राम को बताना है और डिस्कस करना है द फंक्शन ऑफ इट्स मेजर कंपोनेंट और जो भी इसके मेजर कंपोनेंट है, उन फंक्शंस को क्या करना है हमको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हमको पता है हम क्या रूल्स करते हैं, इंट्रोडक्शन पहले बताते हैं। तो बताओ कि कंप्यूटर सिस्टम है क्या? तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मेल होता है ना? कोई भी कंप्यूटर सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? इन चीज़ों से ही, है ना? जो डेटा को इनपुट के रूप में लेते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और जो भी आउटपुट है, मीनिंगफुल आउटपुट, यूज़फुल आउटपुट है, वो प्रदान करता है, ठीक है? तो यहाँ पर काम कैसे होगा? हम इनपुट देंगे किसको? हमारे सीपीयू को। सीपीयू करेगा क्या? ये करेगा प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको क्या कर देगा? आउटपुट यूनिट के थ्रू आउटपुट डिवाइसेस में हमको वो चीज़ें दिख जाएँगी। तो अब यहाँ पर सीपीयू के मेनली कौन-कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो पहला होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरा होता है मेमोरी यूनिट या फिर जिसको हम रजिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है? इसमें किसका क्या काम है आप नीचे में बता सकते हैं। इस तरह से ब्लॉक डायग्राम ज़रूर बनाइए कि इन सभी को आप मेमोरी से अटैच कर दिए बाई डायरेक्शनल, ठीक है? यहाँ से यहाँ यूनिडायरेक्शनल रहेगा और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट से कंट्रोल यूनिट की तरफ जाएगा और ये रजिस्टर की तरफ जाएगा। इस तरह से आप बना लेना, ठीक है? अब इनपुट यूनिट क्या होता है? तो ये रियल वर्ल्ड से जो भी डेटा प्राप्त करता है कंप्यूटर में कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू, है ना? वो होता है इनपुट यूनिट, ठीक? और ये इनका काम क्या होता है? 2 काम करता है। पहला तो इनपुट लेता है ये और साथ में जो भी डेटा है उसको बाइनरी में बदल देता है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम को, हमारे मशीन को केवल एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज, है ना? और हमने जो दिया है इनपुट, जो इनपुट इसके पास आया है, वो ह्यूमन लैंग्वेज में भी हो सकती है ना? जो कि ज़्यादातर इंग्लिश, हिंदी इन्हीं सब में ही होती हैं। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, कोई तो एक ऐसा हो ना कि जो हमारी भाषा को मशीन की भाषा में बदल दे यहाँ पर, तो ये इनपुट यूनिट वो काम भी करते हैं, ठीक है? ये मशीन लैंग्वेज में या बाइनरी फॉर्म में बदल देते हैं इनपुट्स को, ये याद रखना। सीपीयू के तीनों पार्ट आपको बताना है। पहले तो बताना है सीपीयू जो है वो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। 3 इसके कंपोनेंट हैं, पहला होता है एएलयू, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है रजिस्टर। एएलयू आपको नाम से पता चल रहा है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, 2 काम करेगा, अरिथमेटिक कैलकुलेशन जब करना है तब या फिर लॉजिकल जहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना होगा तब। ये दोनों काम एएलयू ही कर रहा होगा, मेनली प्रोसेसिंग का काम एएलयू ही कर रहा होता है ना? नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन किसको? कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं, कितने जितने भी हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर है, उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का काम जो है, उनके बीच में तालमेल बिठाने का काम, सिंक्रोनाइज़ेशन का काम कर रहा होता है कौन? कंट्रोल यूनिट, ठीक है? उसके बाद होता है रजिस्टर, जैसे कि जब भी एएलयू करेगा क्या? प्रोसेसिंग, तो प्रोसेस करने के लिए इसको चाहिए डेटा और डेटा को रखने के लिए क्या चाहिए? डेटा को रखने के लिए क्या चाहिए? मेमोरी, है ना? तो प्रोसेसिंग के टाइम में जो डेटा एलोकेट होती है, जो मेमोरी एलोकेट होती है वो रजिस्टर भी क्या होता है? तो रजिस्टर भी मेमोरी ही होता है ना? लेकिन किस तरह का मेमोरी होता है? मुझे कमेंट में बताइए रजिस्टर किस तरह का मेमोरी होता है? ठीक? उसके बाद मेमोरी यूनिट क्या होता है? इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों होते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? करंट डेटा के लिए होता है, जो भी करंट में प्रोग्राम चल रहे हैं वो सभी रैम में होते हैं, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी को ही रैम भी बोलते हैं और कई बार इस मेन मेमोरी भी बोलते हैं रैम को, ठीक? रैम और रोम दोनों होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी बहुत सारे होते हैं, हार्ड डिस्क, हाँ, एसएसडी होता है, पेन ड्राइव होता है, ऑप्टिकल डिस्क वगैरह होता है। ये सारे क्या होते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। आउटपुट यूनिट के बारे में बताता है, ये क्या करता है? पहले तो डेटा को प्रोसेस कर लेगा और यूजर के समझने, क्योंकि अभी जो डेटा
है वो किस फॉर्म में है, बाइनरी में है। अब यूजर को थोड़ी बाइनरी समझ में आने वाला है, तो उसको क्या कर लेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में फिर से कन्वर्ट कर देगा। कौन, आउटपुट यूनिट, जब भी वो आउटपुट शो करने वाला होगा उससे पहले। ठीक, तो ये जो कंपोनेंट्स है ना कंप्यूटर के, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और किसी एक डेटा को इनपुट के रूप में लेते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट के रूप में यूजर को फिर से दिखाते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हो सकता है, अच्छा टॉपिक, वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट यूनिट होते हैं। ये मेजरमेंट यूनिट होते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज को मापने के लिए आप किसी एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मेमोरी को मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ के साथ आपको बताना है मेमोरी हायरार्की क्या होता है कंप्यूटर में। ठीक, तो पहले तो जाने मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है ना। जब भी डेटा इंस्ट्रक्शन आपको करना हो प्रोसेस, उसको करना पड़ेगा स्टोर, या बाद में फ्यूचर में आपको उनको यूज करना हो, तब भी आपको उसको स्टोर करके रखने की तो जरूरत है ही। तो मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है बीट। तो एनसीईआरटी के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर पालन किया जाता है ना। अब देखो कंप्यूटर सिस्टम में आपको करना है डेटा को प्रोसेस, और प्रोसेस करने के लिए आपको अलग अलग टाइम में अलग अलग मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इस हायरार्किकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में मैनेज करते हैं। ठीक, ताकि परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बना रहे। अब बोलो कि भाई रजिस्टर जो है वो सबसे फास्ट होता है, रजिस्टर मेमोरी जो है सबसे फास्ट है, तो केवल क्या पूरा रजिस्टर ही लगा सकते हैं क्या, नहीं, फिर तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, है ना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे। तो वैसे ही कब क्यों कैसे हमको मेमोरीज को यूज करना है, वो मेमोरी हायरार्की से समझ में आता है। ठीक, अब मेमोरी यूनिट होते हैं इतने सारे, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट होता है बीट। बीट मतलब आपको पता है क्या होता है, बाइनरी डिजिट। अब वो बाइनरी डिजिट दो ही होते हैं, वो आपको भी पता है, 0 और 1। तो वही या तो 0 या तो 1, यही क्या है, बीट या बाइनरी डिजिट। इसके बाद जब आप 4 बीट को मिला देते हैं, तब ये क्या बन जाता है, निबल बन जाता है। फिर 8 बीट को जब आप मिलाएंगे तो वही बन जाता है 1 बाइट, और 1024 बाइट 1 KB। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना ये जरूरी है। अब ये जरूरी इसलिए नहीं है कि वो मुझे नहीं लगता कि हम CS वालों को ये पूछेगा कि 1 KB इज इक्वल टू व्हाट बाइट, इस तरह से नहीं पूछेगा ना। लेकिन जब ये एमसीक्यूज देगा या न्यूमेरिकल्स देगा, तो वहां पर इन मेमोरी यूनिट्स की जरूरत आपको पड़ेगी। साथ के साथ दोस्तों एक चीज और आपको याद रखना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। वो क्या चीज है कि 1 KB जो है ना, 1 KB, इसको हम लोग और क्या लिखते हैं, 2 to the power 10 बाइट भी लिखते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, या फिर ना इसी को 10 to the power 3 बाइट बोला, तब भी आपको यही लिखना है। समझ गए। वैसे ही 1 MB को भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे ये यूज भी होने वाला है। ठीक है, 20 बाइट्स, या फिर इसी को बोलते हैं 10 to the power 6 बाइट्स भी बोलते हैं। वैसे ही इन लोगों का भी आप लिख लेना। ठीक है, 10 की पावर 10 ऐसे इस तरह से ऐड होगा, और यहाँ पर पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 इस तरह से होगा। पर ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बन जाता है। साथ के साथ कन्वर्जन में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप केबी से एमबी में, कई बार आंसर क्या होता है ना कि एमबी में पूछेगा आपको, जो है क्वेश्चंस में केबी में आपको मेमोरी यूनिट देगा और बोलेगा कि एमबी में मुझे आंसर चाहिए, तो कन्वर्जन की भी जरूरत पड़ती है कि केबी को एमबी में कन्वर्ट कैसे करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले देखिए, जैसे अगर आप बोले कि 1 MB जो है वो किसके बराबर होता है, हमने बात किया 1024 KB के बराबर। तो अगर कोई KB में है और मुझे MB में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको 1024 से, MB में चाहिए ना आपको आंसर, तो 1024 से आपको करना पड़ेगा उसको डिवाइड। ठीक है, लेकिन जब आप उसको MB से KB में आएंगे, MB से KB में आएंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर मल्टीप्लाई। जैसे मुझे यहाँ पर 1 KB चाहिए, KB चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जो भी आंसर दिया है ना MB में, उसको क्या करूंगी, 1024 से डिवाइड करूंगी, तभी मैं क्या कर पाऊंगी, उसको KB में कन्वर्ट कर पाऊंगी, है ना, तभी मैं KB में कन्वर्ट कर पाऊंगी। तो यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे आपके पास अगर मैं बोलती हूँ ना कि 1 बाइट मतलब 1 बीट, 1 बाइट इक्वल टू 8 बीट होता है ना। तो वैसे अगर आपको क्या निकालना है, 1 बाइट निकालना है, आपको इसको बीट में कन्वर्ट करना है। बीट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो भी नंबर है उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा।
है ना, जो भी नंबर था जो बाइट में था उसको आप 8 से डिवाइड करोगे तभी आप क्या करोगे, उसको बीट में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आप हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ जाते हैं, जैसे कि एमबी से केबी की तरफ जाएंगे, तो आपको चीजें मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1024 से, ठीक है। और जब आप लोवेस्ट से हाईएस्ट की तरफ जाओगे, आपको और हाई 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 जाते जाना है, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहां पर डिवाइड करना पड़ेगा 1024 से। और अगर ना आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता कि हाई को हाईएस्ट डेटा मेमोरी यूनिट को जब लोवेस्ट में करते हैं तो 1024 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस तरह का याद नहीं रहता तो एक और इजी कॉन्सेप्ट आप यही याद रख सकते हो दोस्तों कि 1 MB में, जैसे मैं बोल रही थी 1024 KB है ना। तो अगर मुझे इसको 1024 MB बनाना है, मान लो, इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1024 MB से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है ना। तो इसी तरह से काम होता है। बाकी आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, पर आपको ये टेक्निक याद रखना पड़ेगा। मैं क्या करती हूँ ना, मैं इतना समझ में आता है मुझे कि जब भी मुझे डिटेल में जाना रहता है, जब एकदम मैं डिटेलिंग चाहती हूँ किसी चीज की, तब मैं क्या करने लगती हूँ, उसमें मल्टीप्लाई करने लगती हूँ। और जब मुझे अपर लेवल में जाना रहता है, तब मुझे क्या करना पड़ता है, वहां पर डिवाइड। और ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट में मुझको ये काम आया है, ऐसा नहीं है कि केवल मेमोरी यूनिट में। तो मैं इस तरह से याद रखती हूँ, आप चाहें तो जैसे भी याद रखें, पर याद रखना है आपको। अब जैसे मेमोरी हायरार्की कैसे होता है, तो सबसे पहले ऊपर में रजिस्टर होता है, रजिस्टर के बाद कैश, के बाद प्राइमरी, के बाद सेकेंडरी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दो एस्पेक्ट पे, अगर यहाँ स्पीड की बात करें तो स्पीड सबसे फास्टेस्ट किसका होगा, रजिस्टर का, ठीक है। तो इस तरह से ये स्पीड जा रहा है, स्पीड डिक्रीज होता जा रहा है ना। इंक्रीजिंग में अगर करना है, इंक्रीजिंग में स्पीड होता जा रही है, इससे ज्यादा स्पीड इसकी, इसके ज्यादा स्पीड इसकी, तो इस तरह से दे सकते हो आप इसको, ये स्पीड है, ठीक है। स्पीड बढ़ता जा रहा है, सेकेंडरी मेमोरी ज्यादा प्राइमरी की, उससे ज्यादा कैश की, और कैश से ज्यादा रजिस्टर की स्पीड। और लेकिन यहाँ पर अगर कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज। जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रजिस्टर का कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर उसके बाद उससे कम कैश का, उससे कम प्राइमरी मेमोरी का, उससे कम सेकेंडरी मेमोरी। इस तरह से कॉस्ट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर वही बोला प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस क्या है। तो मैं जैसे कि बोल रही थी, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो होता है वोलाटाइल, है ना। और वोलाटाइल प्रॉपर्टी आपको पता है कि एक बार पावर ऑफ हो जाए तो यहाँ का डेटा हो जाता है क्या, इरेज, ठीक। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी होता है क्या, नॉन वोलाटाइल, मतलब अगर पावर ऑफ भी हो गया तब भी इसका डेटा इरेज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वोलाटाइल होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है। और क्योंकि ये वोलाटाइल है ना, तो इसलिए ये फास्ट होगा, क्योंकि ये सीपीयू के करीब है। जो जितने सीपीयू के करीब होता है वो उतना ही फास्ट होता है। और आप ये वाला हायरार्की आपको पता होगा कि सबसे पहले मान लो सीपीयू है यहाँ, है ना। तो सीपीयू डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट कर सकता है, या तो कैश से इंटरेक्ट कर सकता है डायरेक्टली, या तो रैम से कर सकता है, या तो रोम से कर सकता है, रोम से कर सकता है ना। इसके बाद यहाँ पर होता है सेकेंडरी मेमोरी। पहले देखता है कैश में है कि नहीं वो डेटा, अगर वो कैश में नहीं है तब वो रैम में चेक करता है, और अगर रैम में भी नहीं है तब वो सेकेंडरी मेमोरी में चेक करता है। इसलिए क्योंकि देखो अब ये प्राइमरी मेमोरीज है ना, ये तीनों प्राइमरी मेमोरी, रजिस्टर भी है ना, रजिस्टर भी रजिस्टर से भी डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, और ये सभी जो है ये सभी ये प्राइमरी ही है, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज होते हैं, परमानेंट डेटा को स्टोर करके नहीं रखते। तो सीपीयू से करीब है इसलिए ये फास्ट है, ये स्लो है। अब इसकी कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रैम की, कैश की नहीं होती प्राइमरी मेमोरीज की। लेकिन सेकेंडरी मेमोरीज की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई स्टोरेज होता है उसमें, आप पेटाबाइट तक के डेटा रख सकते हैं। सीपीयू उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, जैसे कि मैंने बताया, ये एक्सेस नहीं करता है, ये कॉस्टली होता है ना। जो जितना ज़्यादा जिसकी स्पीड होगी, जिसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जो जितना स्लो होगा ना वो उतना ही सस्ता होगा, बस, ठीक है। ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो आपके पास बहुत सारी चीजें लिखने को अलग अलग होंगी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर पूछा रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों तो वैसे हैं प्राइमरी मेमोरी। अगर मैं बताऊं तो मेमोरी को जो है हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है ना। पहला तो होता है प्राइमरी और दूसरा जो होता है वो है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आते हैं दो, जिसमें पहला होता है रैम और दूसरा होता है रोम, ठीक है। तो दोनों प्राइमरी मेमोरी ही है, ठीक है।
रैम का उपयोग वर्तमान में चल रहे डेटा को स्टोर करने के लिए, जब भी प्रोसेस करंटली जो भी प्रोसेस चल रहा होता है, करंट में जो भी प्रोसेस चल रहा होता है वो कहाँ पर रहता है, रैम में रहता है, ये याद रखना आप। और जब भी आपको बायोस का प्रोसेस करना होगा, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, है ना, मतलब आप पहली बार जब कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होंगे, बूटअप का प्रोसेस चल रहा होगा, बूट स्टेप का, तो उस टाइम में जिस मेमोरी में डेटा रहेगा वो रहता है रोम, ठीक। जबकि रोम का उपयोग कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए या फिर महत्वपूर्ण निर्देश जैसे बायोस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब आप यहाँ पर चीजें लिख पाएंगे, पहले फुल फॉर्म। अब रैम जो होता है वो होता है वोलाटाइल, है ना, और रोम जो होता है वो होता है नॉन वोलाटाइल। अब क्योंकि पता है ये वोलाटाइल है, मतलब इसका स्पीड जो है वो क्या होगा, फास्ट है, ठीक। और क्योंकि ये फास्ट है तो इसका कॉस्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप डेटा को रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। यहाँ नाम देखो क्या लिखा है, रीड ओनली, मतलब केवल यहाँ रीड कर सकते हैं, ठीक। बाकी मैंने बता दिया कि जो भी करेंटली प्रोसेस प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रही होती हैं, ओएस उनको स्टोर कर रहा होता है, तो वो कहाँ पर स्टोर करता है, रैम में। आप लोग प्रोसेस स्टेट डायग्राम अगर आप पढ़े होंगे ओएस में, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, है ना, वहां पर रेडी क्यू होता है, और रेडी क्यू में वो प्रोसेस होती है जो अभी रनिंग में जाना चाहती है ना, ये पढ़िए ना आप। अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक है, बस मैं आपको चीजें अच्छे से याद रहे, आप बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस लिख पाए अलग अलग, उसके लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप रेडी स्टेट से रनिंग में जाना चाहते हैं, मतलब ये वो प्रोसेस होते हैं ना जो अभी रन करना चाहते हैं, है ना, तो ये जो है ये कहाँ पर रहते हैं, ये रैम में रहते हैं, ठीक है, ये होता है। अब बढ़ते हैं आगे, और क्या आ सकता है, तो नेक्स्ट जो है वो बीट और बाइट में क्या अंतर होता है, इस तरह से दे सकता है, तो आपको पता है क्या होता है, कैसे होता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रैम, कि रैम का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। तो सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी रैम जो है वो छोटे छोटे स्टोरेज तत्वों का समूह होता है, मतलब कि स्मॉल स्टोरेज का ये समूह होता है, जिन्हें आप मेमोरी सेल बोलते हैं। तो प्रत्येक सेल एक बिट या तो 0 या तो 1 को स्टोर करके रख सकती है। तो इन सेल्स को एक ग्रिड के रूप में ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। होता क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है कौन, रैम, जो छोटे छोटे स्टोरेज को कंबाइन करके रखती है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल, जहां हर सेल एक बिट स्टोर करता है, या तो 0 या तो 1, ठीक है। और इन सेल्स को हम ग्रिड में मैट्रिक्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है, ताकि कम से कम लाइनों का उपयोग करके अधिक से अधिक डेटा को एक्सेस एड्रेस किया जा सके, ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि कम लाइन में ही ज्यादा डेटा एड्रेस हो जाए, यही रीजन है कि मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं, ठीक। तो क्या क्या होता है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रैम में, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहला होता है मेमोरी सेल एरे। तो सेल्स को आप बोल रहे हैं किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में रखेंगे, तो इस तरह से जब मैट्रिक्स बनाएंगे दो चीजें होंगी, है ना, पहला तो क्या होगा, कॉलम होगा, कॉलम होगा, और दूसरा होगा क्या, रो, ठीक है। तो सेल्स को रो और कॉलम के रूप में आप व्यवस्थित करते हैं ग्रिड में, ग्रिड होता है ना, इसका मतलब प्रत्येक रो को वर्ड लाइन और प्रत्येक कॉलम को बिट लाइन बोलते हैं। तो ये जो रो है ना, इन सभी को आप बोलेंगे वर्ड लाइन 0, वर्ड लाइन 1, इस तरह से। और ये जो कॉलम होंगे ना, इनको आप बोलते हैं क्या, बीट लाइन, ठीक है। तो इसको बीट लाइन 0, बीट लाइन 1, बीट लाइन 2, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक। अब एड्रेस डिकोडर क्या होता है, ये भी कंपोनेंट है किसका, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, रैम के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो जब सीपीयू एक एड्रेस भेजता है, सीपीयू है, सीपीयू केवल एक ही काम करता है, ये करता है लॉजिकल एड्रेस जनरेट, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, पहला तो रो एड्रेस, दूसरा कॉलम एड्रेस। रो डिकोडर विशेष जो भी रो है उसको चुनेगा, ठीक है। रो डिकोडर क्या करेगा, रो को चुनेगा, जो भी रो एड्रेस है मिला है उसको। और जो कॉलम डिकोडर है, ये कॉलम डिकोडर्स है, ये इनमें से कौन से कॉलम की बात कर रहा है, केवल उस कॉलम को वो क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, चुन लेगा, ठीक है। और ये कैसे पता चला, लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट में जनरेट हो रहा है ना, रो और कॉलम, ठीक। इसके बाद होता है एक सेंस एम्पलीफायर, ये क्या करता है, ये सर्किट सेल में मौजूद कमजोर वोल्टेज, जो वीक वोल्टेज है, उन लोगों को रीड करने का काम करते हैं और उसे डिजिटल सिग्नल में बदल देते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल में, ठीक। ये सेंस एम्पलीफाई, एम्पलीफाई क्या करते हैं, जो चीजें वीक होती हैं उन चीजों को वो क्या कर देता है, एम्पलीफाई कर देता है, उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो ये क्या करेंगे ना, जो वीक वोल्टेज है उनको रीड करेंगे और उनको डिजिटल सिग्नल में, स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसके बाद एक और यहाँ पर कंपोनेंट होता है डेटा इनपुट आउटपुट बफर। ये क्या होता है, यह डेटा को टेम्परेरी होल्ड करेगा। ये जो बफर है, बफर का काम ही होता है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करना, ठीक है।
डेटा को जो टेम्परेरी स्टोर करता है वही होता है बफर। तो ये क्या करता है, डेटा को टेम्परेरी होल्ड करके रखता है ताकि उसे सिस्टम बस पर भेजा जा सके और वहां से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, ये क्या करेगा, डेटा को सिस्टम बस में भेजेगा और वहां से चाहे तो कुछ ले लेगा। ठीक है, मतलब रैम से कुछ डेटा सिस्टम बस में जा रहा है तो कुछ देर के लिए वो बफर में रहेगा। कहाँ, डेटा इनपुट आउटपुट बफर में, या सिस्टम बस से कुछ डेटा रैम में आ रहा है तब टेम्परेली वो कहाँ रहेगा, इस इनपुट आउटपुट बफर में। ठीक है, तो इस तरह से आप एग्जाम में जरूर बताइए अगर आप इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं कि रो जीरो डिकोडर, रो वन डिकोडर, जीरो में यहाँ पर देखो ये सेल है। ठीक है, और ये सेल कैसे बनता है, जब एक रो और एक कॉलम का कॉम्बिनेशन जहां पर होता है ना, इंटरेक्शन जहां पर होता है वही होता है एक सेल। तो इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो ग्रिड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी को बहुत ही एफिशिएंट बना देता है। इसी आर्किटेक्चर के कारण कंप्यूटर बहुत तेजी से किसी भी रैंडम लोकेशन या डेटा को रीड या राइट कर पाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस। अब यहाँ पर रैम और स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में भी डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, तो रैम के जो है वो दो टाइप होते हैं। रैम का पहला टाइप जो होता है वो होता है स्टैटिक रैम, स्टैटिक, और दूसरा जो होता है वो होता है डायनेमिक रैम। ठीक है, अब ये थोड़ा सिलेबस में ना इसको डिटेल में दिया है दोस्तों, इसलिए मैंने इसको डिटेल रखा है। तो दोनों में डिफरेंस मैं बता देती हूँ, इसके बाद हम लोग ना डी रैम को अलग से पढ़ेंगे और एस रैम को अलग से पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में ये दिया है। तो एस रैम किससे बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप से बना है मतलब कि यहाँ पर जो भी डेटा है ना वो बार बार इरेज नहीं होगा। ठीक है, जो है सो है। फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एक बार में एक बिट को स्टोर करके रखने का काम करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा डायनेमिक रैम है वो कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर से बना है। एक सेल जो होता है ना डायनेमिक रैम का, वो एक कैपेसिटर और एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। ठीक है, ये देखो, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से मिलकर बनता है। लेकिन ना यहाँ पर दोस्तों दिक्कत ये हो जाता है कि ये जो कैपेसिटर है ये समय के साथ में अपने चार्ज को लीक करने लगता है, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग बार बार ना इलेक्ट्रिसिटी के रूप में उसको रिफ्रेश करते रहते हैं ताकि वो डेटा जो है वो चार्ज उसका लीक ना हो जाए, मतलब वो इरेज ना हो जाए। ठीक है, तो वही, तो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर यूज हुआ है और कैपेसिटर बार बार अपना चार्ज लीक करता है, खोने लगता है अपना चार्ज, इसलिए हमको इसको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। ये बहुत फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें रिफ्रेशिंग डिले नहीं होता, रिफ्रेश करने में समय नहीं लग रहा। जिस टाइम में रिफ्रेशिंग हो रहा होता है ना सीपीयू, उस टाइम में उससे प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। ठीक है, उस मेमोरी से प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। तो एसरोम की तुलना में ये स्लो हो जाएगा। इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे 6 ट्रांजिस्टर लगते हैं एक सेल्स को बनाने में, इस तरह से होता है। लेकिन ये इसका जो है सर्किट बहुत सिंपल होता है, एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर मिलकर एक सिंपल सर्किट बना देता है। ये एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, जो चीज जितने स्पीड, वही वाला आप याद रखना, क्योंकि स्टैटिक है, चीजें बदल नहीं रही है, अपने स्थान पर है, मतलब कि वो स्पीड में ही मिलेंगी, जब भी आप जाओगे उसी जगह में वो डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये फास्ट होता है, फास्ट है तो एक्सपेंसिव है। ठीक है, और ये क्या होता है, चीप होता है। ठीक है, इसलिए बड़े साइज में उपलब्ध होता है। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैसे, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका यूज जो है ना डायनेमिक रैम को ही क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, रैम भी बोलते हैं। और स्टैटिक रैम का ही यूज ना कैश मेमोरी बनाने में किया जाता है। ठीक है, कहीं पर तो मैंने ये भी पढ़ा है। ये देखो इस तरह से रहेगा, फ्लिप फ्लॉप से बना है, डेटा होल्ड करेगा स्टैटिस्टिकली। ठीक है, हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज लीक करता रहेगा, इसलिए आप इसको बार बार रिफ्रेश करते रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर वही बता रहा है कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बताओ, लेकिन इस बार बताओ डी रैम का, डी रैम सेल, और क्यों वहां पे इसको बार बार रिफ्रेश कर रहे हो, क्यों जरूरत पड़ रहा है, और इस रिफ्रेश करने से सिस्टम पर क्या अफेक्ट पड़ता है इसका, ये बताना है। तो डायनेमिक रैम एक प्रकार का सेमीकंडक्टर मेन मेमोरी होता है, हमने अभी बात किया था। डायनेमिक रैम है क्या, तो मेन मेमोरी है, किस तरह का, सेमीकंडक्टर वाला मेन मेमोरी है, जहां प्रत्येक बिट को एक सेपरेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में रखा जाता है। ठीक है, हर एक बिट जो है वो क्या होगा, एक कैपेसिटर के अंदर में रहेगा और उसको आप क्या कर देते हो, इलेक्ट्रिक चार्ज देते हो। जब तक दोगे तब तक वो कैपेसिटर में वो बिट जो है वो रहेगा। ठीक है, स्टोर्ड। तो क्या क्या होता है, तो इसमें कंपोनेंट्स में एक सिंगल डी रैम सेल मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर से बनता है। एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर है ना, ऊपर में बताई जैसे। अब वर्किंग कैसे होता है देखो, कैपेसिटर का उपयोग बाइनरी 1 या बाइनरी 0 को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर स्टोर करेगा, लेकिन ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है जो कैपेसिटर को रीड या राइट करने की अनुमति देता है।
रीड करना है, राइट करना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर ये काम करेगा, ठीक है। अब रिफ्रेशिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? तो कैपेसिटर का जो नेचर होता है ना, इसका नेचर ही ऐसा है कि इसके जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो समय के साथ लीक होने लगता है। तो डेटा इरेज ना हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मिली सेकेंड में बार बार रीड या रीराइट करते रहते हैं चीजों को, जिससे कोई हम लोग बोल देते हैं क्या? रिफ्रेशिंग, ठीक है। यहाँ पर चीजें क्योंकि चेंज हो रही है बार बार, इसलिए इसको डायनेमिक रैम भी बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है सिस्टम में? तो पहला जो एक्सेस डिले हो जाता है, जब मेमोरी रिफ्रेश हो रहा होता है, सीपीयू इसे एक्सेस नहीं कर पाता उससे, ठीक है, इसलिए सीपीयू को उस टाइम में वेट करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, पावर कंजप्शन, बार बार अगर आप रिफ्रेश कर रहे हो तो पावर की जरूरत तो पड़ेगी, तो पावर कंजप्शन इसमें ज्यादा लगता है। अब यहाँ पर रोम पढ़ लेते हैं, रैम का तो दोनों टाइप, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिया, अब रोम देखते हैं और रोम के टाइप्स पढ़ते हैं। तो रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब आप समझ गए कि पावर कट हो जाएगा पर भी डेटा सुरक्षित रहेगा। लेकिन रोम में जो भी डेटा है ना, केवल एक बार स्टोर किया जाता है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है ना उस रोम की, तब उसी टाइम में डेटा को वहां पर रीड राइट कर दिया जाता है। राइट वंस, रीड कितने टाइम भी आप कर लो, रीड मैनी ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अब इसमें बदलाव आ रहे हैं, अब प्रोग्रामेबल रोम के कई और भी अलग अलग टाइप्स उपलब्ध है, तो अब उसमें उसको मैनेज करना आसान हो गया है रोम को, जिसमें कि पहला जो टाइप है वो है ना प्रोम। इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि आप यहाँ पर क्या करोगे? प्रोग्राम करके किसी भी डेटा को यहाँ पर राइट करोगे। देखो क्या हो रहा है, यह एक ब्लैंक चिप होता है जिसे यूजर केवल एक बार प्रोग्राम करता है, राइट वंस, मैं जैसा कि बोल रही थी, एक बार केवल क्या करेगा? प्रोग्राम को राइट करेगा। इससे प्रोग्राम करने के लिए एक डिवाइस, स्पेशल डिवाइस जो यूज होता है वो होता है प्रोम, प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोम प्रोग्रामर, ठीक। अब इसमें डेटा को अगर एक बार आप लिख दिए ना, तो इसको इरेज नहीं कर सकते प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। तो दूसरा आ गया इसका एडवांस वर्जन, क्या आ गया? ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपको समझ में आया, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन एक वर्ड यूज हो गया इरेजेबल, मतलब आप क्या कर सकते हो? मिटा सकते हो, यही है कि डेटा को आप मिटा सकते हो और फिर से प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन डेटा को इरेज करने के लिए आपको एक चिप की जरूरत पड़ेगी, इसको बोलते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करके उस चिप में आप क्या करेंगे? उस चिप के संपर्क में लाएंगे डेटा को, और डेटा को वहां पर आप स्टोर कर, मतलब इरेज कर सकते हैं फिर, ठीक है। अब इसका पहचान कैसे है कि इस चिप के ऊपर एक क्वार्ट्ज विंडो होता है, ठीक है, क्वार्ट्ज विंडो होता है, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये ईपी रोम है। और जो नेक्स्ट होता है वो ईईपी रोम होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर आप अल्ट्रा वाइट या यूवी रेज का उपयोग करके डेटा को इरेज कर रहे थे, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकली डेटा को इरेज कर पाएंगे, मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत आसान है। यह सबसे एडवांस रोम है, यहाँ पर डेटा को यूज करने के लिए आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करोगे। इसका फायदा ये है कि डेटा मिटाने के लिए चिप को कंप्यूटर से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप क्या कर सकते हैं? फ्लैश मेमोरी जो है ये इसी के प्रकार है, जैसे पेन ड्राइव्स वगैरह में क्या होता है, डेटा को एक बार स्टोर करने के बाद आप डेटा को वहां पर क्या कर सकते हो? इरेज कर सकते हो। तो ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, ठीक है, जब भी डेटा को मिटाना हो इलेक्ट्रिकली मिटा के कुछ नया डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक। तो ये तीनों टाइप इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग कैश मेमोरी में आ जाते हैं कि कैश मेमोरी क्या होता है, और इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी रेफरेंस ये क्या है भाई? ये बताओ कितने टाइप के होते हैं ये रेफरेंस, जो आप बोल रहे हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल, कितने टाइप के होते हैं? तो कैश मेमोरी बहुत ही छोटा है, स्मॉलेस्ट होता है, लेकिन हाई स्पीड मेमोरी होता है, ठीक है। अब ये होता कहाँ पर? सबसे पहले होता है सीपीयू, सीपीयू के बाद में होता है कैश। मैंने बताया था ना, कैश में देखता है पहले डेटा है कि नहीं, अगर नहीं है तब वो वहां पर रैम में होता है। तो यही बोल रहा है कि ये जो कैश है वो सीपीयू और रैम के बीच में होता है, और ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य एवरेज एक्सेस टाइम को कम करना है, मतलब एक्सेस करने में, किसी डेटा को एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है उसको कम करना है। अगर रैम से कोई चीज लोगे आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ चीजें यहाँ पर जो बार बार चीजें यूज हो रही है, इमीडिएटली चीजें यूज हो रही है, वो चीजें कहाँ पर अगर कैश में रख दी और उसकी जरूरत फिर से पड़ने वाली, आप यहीं से ले तो आपको टाइम कम लगेगा, बस ये बात, ठीक है। तो कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है, जिसमें दो प्रकार होते हैं, क्या क्या? पहला तो टेम्परल लोकेलिटी और दूसरा स्पाशियल लोकेलिटी। टेम्परल मतलब यदि किसी डेटा को अभी एक्सेस किया गया है, तो बहुत अधिक संभावना है कि उसे जल्दी या फिर से यूज करने वाले हैं भविष्य में, ठीक है। तो उसको टेम्परल मतलब टेम्परेरी
जो डेटा अभी बार बार यूज हुआ है रिसेंट में, उनको स्टोर करके रखता है। स्पाशियल मतलब यदि किसी डेटा को एक्सेस किया गया है, एक बार आपने एक्सेस कर दिया, तो उसके आसपास के डेटा एड्रेस को भी आप जल्दी एक्सेस कर लेंगे, मतलब उसको एक्सेस करने में उसका एक्सेस स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आपने आसपास का डेटा को एक्सेस करना है फिर से, इजीली कर पाएंगे आप कम समय में, ठीक है। इसको बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल। दो होते हैं, एक टेम्परल जो अभी यूज होने वाले उस डेटा को स्टोर करके रखता है जिसको लगता है। स्पाशियल, इसमें क्या करेगा, एक बार अभी अगर आपने कहीं पर से डेटा लिया है तो उसके आसपास के डेटा को लोगे फिर से उसके बाद, तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब कैश में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल्स मैं आपको अलग से कराऊंगी। मैं सीएसए का कल ही मेरा वीडियो डल जाएगा। एमसीक्यूज कराऊंगी चैप्टर वाइज, जैसे मैं डीबीएमएस का करा चुकी हूँ वैसे ही इसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगी। पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी, समरी टेबल बताऊंगी, मतलब थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगी, समरी टेबल और एमसीक्यूज साथ में कराऊंगी। कल परसों में डल ही जाएगा, या तो कल या तो परसों डल ही जाएगा, ठीक है। आजकल हम केवल आजकल में थ्योरी करेंगे, है ना, इसके लिए मैं एमसीक्यूज अलग से लाऊंगी। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट बोल रहा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी क्या होता है, हाउ डज इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कैसे ये कंप्यूटर सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देता है ये बताना। कैश मेमोरी तो मैं आपको बता दी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर के रूप में काम करता है, ठीक है। ये डेटा इंस्ट्रक्शन को टेम्परली स्टोर करता है, परमानेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको ही जिसकी आवश्यकता सीपीयू को बार बार पड़ रही है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पे काम करता है, ये भी मैंने आपको बताया। कैसे ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, तो पहले एक्सेस टाइम को रिड्यूस करता है। तो सीपीयू और रैम दोनों का स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड गैप होता है दोनों के बीच में। तो कैश मेमोरी क्या करता है ना, रैम से जो डेटा लाके कैश मेमोरी में रखा हुआ रहता है, जो बार बार यूज हो रहा है उन डेटा को ये रखा हुआ रहता है। तो सीपीयू को चाहिए तो तुरंत ही दे देता है, ठीक है। तो इससे एक्सेस टाइम कम लगता है, आपको सीपीयू को वेट स्टेट में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकंड, ब्रिज द स्पीड गैप, ये स्पीड गैप में ब्रिज के जैसा काम करता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक। तीसरा, स्टोर्ड फ्रिक्वेंटली यूज डेटा, जो भी फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन है जो बार बार यूज हो रहे हैं उसको कैश रखता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ना सीपीयू को हर बार सिस्टम बस के जरिए उस डेटा को रैम से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डेटा कैश में रहता है, कैश से वो सीधा दे देता है। लेवल ऑफ कैश अगर बात करें तो मॉडर्न प्रोसेसर में L1, L2, L3 इस तरह के कैश होते हैं, लेकिन L1 जो है वो सबसे तेज होता है क्योंकि ये सीपीयू के सबसे करीब होता है, ठीक। स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि कौन सा मेमोरी, कोई मेमोरी स्पीड है उसका कारण क्या है, तो उसमें से वन ऑफ द रीजन ये भी रहती है कि वो सीपीयू के कितना करीब है, ठीक है। सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर नेक्स्ट बोला है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ कैश, तो वही ये रिड्यूस करता है, एक्सेस टाइम इंक्रीज करता है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को फास्टर एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का अगर करना है तो, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा को स्टोर करके रखा है, लोअर लेटेंसी के लिए यूज होता है, ठीक। अब यहाँ पर बोल रहे हैं एडवांस्ड डायनेमिक रैम, ये भी दिया है दोस्तों, आप देखिएगा एक बार सिलेबस, ठीक है। एडवांस डायनेमिक रैम भी दिया है वहां पर। तो स्टैंडर्ड डायनेमिक रैम काफी धीमी थी, ये धीमी, जो डायनेमिक रैम हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रेशिंग की जिसमें जरूरत पड़ रही थी, वो क्या था, धीरे मतलब धीमी थी। वह सीपीयू की क्लॉक स्पीड के साथ में सिंक्रोनाइज ही नहीं बिठा पाती थी। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एडवांस डायनेमिक रैम ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकता पड़ गई हमको। तो इसमें सिंक्रोनस डायनेमिक रैम सबसे प्रमुख होता है जो सीपीयू को क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करता है, ठीक है। जहां पर सीपीयू जो है उस क्लॉक के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाता है, जिससे अब रैम की एक्सेस स्पीड और बढ़ जाएगी। देखो कैसे, तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैम यह सीपीयू की इंटरनल क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और इसका फायदा यह है कि सीपीयू को डेटा के लिए वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वेट स्टेट में वो नहीं जाएगा। अब डीडीआर क्या होता है, तो डबल डेटा रेट डायनेमिक रैम है, ये भी डबल डेटा रेट, या एसडी रैम का भी एडवांस वर्जन है। तो यह क्लॉक सिग्नल को राइजिंग एज और फॉलिंग एज दोनों में डेटा ट्रांसफर, देखो ये वाला जो था ना केवल एक टाइम में डेटा ट्रांसफर करता था जब राइजिंग एज रहता था तब, ठीक है। मैं करके दिखाती हूँ, ये देखो। अब यहाँ पर ये इस तरह से आपका सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल इस तरह से है ये। तो जब राइज हो रहा है एज, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा, तब इसी टाइम में केवल क्या होगा, एचडीआर में डेटा ट्रांसफर होगा,
ठीक, जब ये फॉल हो रहा होगा उस टाइम में कोई प्रोसेस नहीं होगा, फिर से ऊपर जा रहा है तब दूसरा डेटा, फिर तीसरे में ऊपर जा रहा तब तीसरा डेटा। इस तरह से एसडीआर काम करता था। लेकिन ये डबल डेटा रेट वाला जो है ना, ये क्या करेगा, फॉलिंग एज में भी और राइजिंग एज में भी, दोनों के टाइम में डेटा ट्रांसफर करेगा। देखिएगा यहाँ पर राइजिंग एज में भी डेटा ट्रांसफर किया इसने और फॉलिंग एज के टाइम में भी डेटा ट्रांसफर किया। दोनों ही टाइम में डेटा ट्रांसफर करेगा कौन, डबल डेटा रेट। तो सिंक्रोनस डायनेमिक रैम और ये, इन दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। और दोनों जो है ना वो क्या है, डायनेमिक रैम का टाइप है, ठीक है। डायनेमिक रैम का एडवांस वर्जन है डायनेमिक रैम के, कौन कौन से, एस डी रैम और डी डी आर। अब ये तो मैं आपको बता दी कि प्रोसेसर मेमोरी गैप क्या होता था, है ना, रैम और सीपीयू के बीच की स्पीड गैप की बात कर रहा है। ये सब न्यूमेरिकल मैंने करवाए। अगर आप ये डिटेल देखना चाहते हैं ना, तो आप मेरे सीएसए का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका क्लास 1 देख लेना। हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा सा स्पीकर में प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन कंटेंट जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये सारे एमसीक्यूज भी मैंने वहाँ पर करवाए, भर भर के एमसीक्यूज में वहाँ पर रखती थी, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर से क्या क्या पूछ सकता है, देखो। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके टाइप्स मैं यहाँ बताऊँ तो, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन और डेटा का समूह होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट करने और स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड देता रहता है, ठीक है। ये कंप्यूटर का इनटेंजिबल भाग होता है जिसको छू नहीं सकते भौतिक रूप से। मेनली जो है दो टाइप में होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये जो प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये इंटरनल ऑपरेशन को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। और ये यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है ना, ओएस, वो भी किस टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है वो भी, ठीक। इसके अंदर में तीनों आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज, डिवाइस ड्राइवर, तीनों ही जरूरी है। तो ओएस को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि ये क्या करता है, सीपीयू, मेमोरी, फाइल्स आदि को भी संभालता है और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं कंप्यूटर के, उन सभी को मैनेज करने का काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है सिस्टम यूटिलिटी। तो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस या स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं, जैसे एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंटरी, इन सभी का यूज करता है। इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर। तो ये क्या होती है, ये स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को ओएस के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हर डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है और ये ड्राइवर क्या करता है, ओएस की भाषा को समझता है और ओएस को अपनी भाषा समझाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, दोनों के बीच कम्युनिकेशन बनाने के लिए क्या होता है, ड्राइवर का यूज होता है, ताकि जो भी हार्डवेयर है वो स्मूथली फंक्शनिंग कर सके, ठीक। और इसके अंदर में ये आ जाते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीन होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से पूछा हुआ है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या, सभी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे डेटा को, लेकिन असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को एक साथ मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेगा, ठीक, जैसे पाइथन इंटरप्रेटर करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जब यूजर को जैसी जरूरत है, तो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आप डिजाइन करेंगे होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरह के होते हैं ये भी, एक तो होता है जनरल और एक होता है कस्टमाइज। जनरल पर्पस क्या होता है, जो सभी सामान्य कार्य कर दे, जैसे वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सब। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि किसी खास काम को करने के लिए यूजर या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको अलग से अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा के बनाए सॉफ्टवेयर, तो वो होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक। तो यहीं पर ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके मेजर फंक्शनिंग को बताइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में, यूजर को कोई हार्डवेयर एक्सेस करना है, अब बोलेगा भैया तुम प्रिंट कर दो, वो नहीं कर सकता, तो वही काम जो है बीच में ओएस करा हो रहा होता है, हम ओएस को वो कमांड देते हैं और ओएस फिर उससे काम करवाता है। तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो इसका मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पस ही क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को उपयोग करने में आसान बनाना, ठीक है। इजी टू यूज होना चाहिए। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसका मेन रीजन था कि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा क्या है, सिंपल है और सरल है, ठीक है, इसलिए इजी एंड सिंपल है। तो क्या क्या काम करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग, जिसमें पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस को मैनेज कर रहा होता है, जैसे कि आप प्रोसेस स्टेट डायग्राम में रेडी क्यू में कुछ डेटा को रखे हुए हैं,
मुझे नहीं पता आपने ओएस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पर अगर आपने पढ़ा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। नहीं पढ़ा तो इसमें आपको समझ में आ गया सीधा एक लाइन में कि प्रोसेस को मैनेज करता है कि कब कितनी देर के लिए सीपीयू में रहेगा। तो रेडी स्टेट में जो भी प्रोसेसेस रहते हैं वो किसके बाद कौन सा प्रोसेस रनिंग स्टेट में मतलब सीपीयू में जाए और कितने टाइम के लिए रन करे, इन चीज को मैनेज करने का काम करता है प्रोसेस मैनेजमेंट। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का काम यही है, प्रोसेस को मैनेज करना। दूसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट। अब कुछ डेटा जो है मेन मेमोरी में रहती है, अब हमेशा के लिए मेन मेमोरी में उस डेटा को रख दिए हम, है ना, तो दूसरे डेटा को कब रखेंगे, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारी डेटा है और सीपीयू को जिस प्रोग्राम को रन करना है उसी के से रिलेटेड डेटा हम रैम में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी से कुछ डेटा लाकर रखना उसको बोलते हैं एलोकेट करना, और यहाँ से वापस सेकेंडरी मेमोरी में डाल देना डेटा को, उसको बोलते हैं डी एलोकेशन। ये काम करता है ओएस, ठीक, एलोकेशन और डी एलोकेशन का। दूसरा फाइल को भी मैनेज करते हैं। अगर कोई आप नया फाइल बना रहे हैं, उसके लिए डायरेक्टरीज बना रहे हैं, फोल्डर्स बना रहे हैं, तो उन सभी को सुरक्षित रखने का काम और ये सबको मैनेज करने का काम भी फाइल मैनेजमेंट मेनली इसी को ही बोलते हैं, ओएस करता है ये काम। और नेक्स्ट जो है डिवाइस को भी मैनेज करता है। मतलब हम जैसे बात कर रहे थे कि डिवाइस ड्राइवर जो होता है उसकी मदद से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिठाता है, कम्युनिकेशन बिठाता है, ताकि जब हम जिस हार्डवेयर को चाहें उस टाइम वही हार्डवेयर चले, अपने आप से सब चलने ना लगे। ओएस मैनेज करता है कब कितनी देर के लिए किसी हार्डवेयर को चलाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ये सब। उसके बाद मैं बताई यूजर इंटरफेस का भी काम करता है ना। कोई भी यूजर कंप्यूटर के साथ इजिली इंटरेक्ट कर पाए उसके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या सीएलआई इस तरह के इंटरफेस देता है। और ये भी पूछा है ना यूजर इंटरफेस कितने टाइप के होते हैं, कि ये भी पूछा है, अलग से इसका सिलेबस है, मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखो यूजर है और ये है क्या, हार्डवेयर। यूजर को हार्डवेयर एक्सेस करना था, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है जिसके लिए उसको हार्डवेयर को एक्सेस करने की जरूरत है। किसी भी काम को करने के लिए उसने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है, उसी का वो यूज कर रहा है, लेकिन हार्डवेयर को सीधे एक्सेस नहीं कर पाएगा भैया, बीच में होगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये काम कर रहा होगा, कर्नल के जैसे काम करता है। तो अब इसमें ना लैंग्वेज ट्रांसलेटर और उसके टाइप्स पूछा है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर मैंने बताया कि इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जिसमें पहला असेंबलर होता है जो असेंबली लैंग्वेज जैसे निम्नलिखित कोड है, ऐड, सम, मूव, इन सभी को मशीन में करता है। जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। अगर कहीं पर सिंटैक्स एरर है ना, तो एग्जीक्यूशन से सब पहले सभी एरर को एक साथ दिखाएगा। जब एग्जीक्यूट होने वाला रहेगा उससे पहले एक साथ सारे एरर्स आएंगे, ठीक है। और साथ के साथ ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो इंटरमीडिएट कोड ऑब्जेक्ट कोड भी जनरेट करता है। ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंस पूछता है बहुत ज्यादा दोस्तों कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, तो आपको ये बताने के काम आएगा तब, ठीक है, जिससे एग्जीक्यूशन तेज हो जाए, क्योंकि एक ही बार में सारा चेंज कर दिया ना। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, तो टाइम तो लगेगा इसको एग्जीक्यूशन में, है ना। अब यहाँ पर अगर मान लो एक लाइन को रीड करता है, ट्रांसलेट करता है, और अगर कोई एरर नहीं है तब वो दूसरे लाइन पे एग्जीक्यूशन पे चला जाता है। तो ये ना आपको जिस लाइन में एरर है ना उसका पूरा ट्रैक बैक दे देता है। अगर आपने पाइथन में देखा होगा तो वहाँ पर ट्रैक बैक पूरा दिखाता है कि इस लाइन में ये एरर है, ठीक। तो इसका डिफरेंस आप जरूर से देख के जाना, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें हैं वो सारी मैंने यहाँ पर बताई हैं आपको, ठीक है। इसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है ये बताना है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो आप ना ऑपरेटिंग सिस्टम को याद रखना कि क्या क्या वो काम करता है, वही वही काम लिख देना आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट बूटिंग की प्रक्रिया में तो रहती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है ये काम, याद रखना है आपको। हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करता है, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके टाइप्स भी पूछा जा सकता है मे बी, तो मैंने यहाँ पर रखा तो है, ठीक है। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम टाइप के जॉब्स हैं, सेम टाइप के जॉब है। इन जॉब का आप क्या करें, जैसे जॉब 1 जॉब 2 इस तरह से बना दिए, जॉब 3, और इसका एक क्यू बनाने के बाद क्यू बना दिए, इन तीनों का सेम टाइप के थे ये, एक साथ आप क्या कर दे रहे हो, ओएस को दे दे रहे हो। तो इस तरह से वो काम होता है। टाइम शेयरिंग में आप टाइम को शेयर करते हैं, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग में राउंड रॉबिन काम करता है ना, सीपीयू को टाइम शेयर करता है, वैसे काम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जब आपको चीजें एकदम टाइम टू टाइम चाहिए, मतलब उस टाइम में वो काम हो ही जाना चाहिए, ऐसा कुछ। और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, जब मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक सिस्टम की तरह ऑपरेट करने लगे तो वो हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया है। प्रोसेस को, मेमोरी को, फाइल को, डिवाइस को मैनेज करता है, इसलिए रिसोर्स मैनेजर है,
ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर के किसी भी स्पेसिफिक को टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। दो टाइप होता है, जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस भी मैंने यहाँ पर रखा है, अगर आप चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है वो है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, ये सिस्टम यूटिलिटीज क्या है, ये थोड़ा पढ़ लेना आप कि भूल जाएंगे नहीं तो। सिस्टम यूटिलिटीज वे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के मेंटेनेंस, कॉन्फ़िगरेशन और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तीन काम करेंगे, सिस्टम को मेंटेन करके रखेंगे, उसको कॉन्फ़िगर करके रखेंगे और स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ये यूटिलिटीज प्रोग्राम जरूरी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर। ये क्या होता है, डिस्क में जो फाइल है वो अलग अलग स्कैटर्ड वे में होती है, तो जब भी आपको इनसे डेटा एक्सेस करना होता है ना, तब ये क्या होता है, उस टाइम में ये काम आता है। एंटीवायरस यूटिलिटी क्या होता है, ये जैसे मालवेयर, वायरस या ट्रोजन ये सब आ गए आपके डिवाइस में, तब उनसे निपटने के लिए कुछ पहले से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखते हैं, ये होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक, और फाइल को कंप्रेस करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। डिवाइस ड्राइवर, ये मुझे अच्छा लगा एक क्वेश्चन कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्यों बोलते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये बहुत जरूरी कंपोनेंट होता है। तो डिवाइस ड्राइवर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक हार्डवेयर डिवाइस के बीच ट्रांसलेटर या इंटरफेस के रूप में काम करता है। ठीक है, किसके किसके बीच में, किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, किसी हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना है तो वो डिवाइस ड्राइवर का यूज करके कम्युनिकेट करेगा, उसकी भाषा को, उनके काम को, उनकी फंक्शनिंग को समझेगा। ठीक है, तो प्रत्येक सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ओएस की बात करेंगे ना, प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस कम्युनिकेशन, इसका पहले एसेंशियल कंपोनेंट होता है कि प्रत्येक हार्डवेयर डिवाइस की अपनी विशिष्ट इंटरनल वर्किंग और कमांड होती है हर किसी। जैसे कीबोर्ड केवल क्या कर सकता है, बटन प्रेस कर सकते हो, माउस में केवल कर्सर के थ्रू आप मूव कर सकते हो, वैसे। तो ड्राइवर इन कमांड्स को ओएस के समझने के योग्य बाइनरी सिग्नल में बदल देता है ताकि ओएस उनके फंक्शनिंग को समझ सके। हार्डवेयर सपोर्ट, जब भी सिस्टम को कोई भी नया हार्डवेयर मिलता है तो ओएस को यह बताने के लिए कि उन हार्डवेयर को उपयोग कैसे करना है, तो उसके लिए ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। ड्राइवर बताता है ये काम करना। एफिशिएंसी, ये सुनिश्चित करता है कि हार्डवेयर डिवाइस बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के ओएस के साथ में स्मूथली काम कर सके, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइसेस दो तीन एक साथ चलने लगे फिर तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। जिस टाइम में हमको जिस हार्डवेयर की जरूरत है उस टाइम में केवल वही हार्डवेयर चले। ठीक, तो ये जो है मैनेज करता है। अब यहाँ पर एक अलग से सिलेबस में, ये सेकंड पार्ट है सिलेबस की, कितने टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको CLI और GUI के बारे में बताना है। ठीक, यूजर इंटरफेस और भी होते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर केवल दो रखा है, कमांड लाइन और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बाकी वॉइस वाले कमांड भी आप दे सकते हो, वॉइस और इंटरफेस होते हैं, स्क्रीन के लिए भी होता है। ठीक है, तो एक बार ना आप इसको थोड़ा सा डिटेल और पढ़ लेना कि और कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला होता है देखो, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो इसमें यूजर को कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कमांड टाइप करना पड़ता है। ठीक है, इसी को कमांड लाइन भी बोल रहे हैं ना, तो कमांड लिखना पड़ेगा आपको। ये टेक्स्ट बेस्ड होता है, जैसे यूनिक्स वगैरह काम करता है। डॉस में जैसा काम होता है ना कि आप वहाँ पर क्या करते हैं, कमांड लिखते जाते हैं और वो जो काम है वो होता जाता है ना। दूसरा जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसमें ग्राफिक्स के फॉर्म में चीजें, जैसे यूजर विजुअलाइज विजुअल कंपोनेंट, जैसे कि ये विंडोज आइकन, मेन्यू पॉइंटर्स, इसको बोलते हैं WIMP, विंडोज आइकन मेन्यू पॉइंटर्स का उपयोग करता है। यह बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है और इसे माउस या टच स्क्रीन से भी संचालित मतलब एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अब तीसरा जो होता है दोस्तों, यहाँ पर आप ऐड कर लेना क्या, मेनू ड्रिवन इंटरफेस। ये ना NCERT के बुक में भी दिया है, मैंने देखा है, मेनू ड्रिवन इंटरफेस। अगर टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस पूछा तो काम आएगा। तो ये क्या होता है, इसमें ना मेन्यू में ऑप्शंस दिए रहते हैं और इन ऑप्शंस में से यूजर क्या करेगा, चूज करेगा इन ऑप्शंस को और अपने काम को करेगा। ठीक है, जैसे ATM वगैरह में होता है ना, अलग अलग मेन्यू आएगा। पहले जैसे आप कार्ड इंसर्ट करेंगे फिर आता है कि डोमिसाइल और इंटरनेशनल, फिर आप उसके बाद जाएंगे तो विड्रॉल, सेविंग, इस तरफ से मेन्यूज के फॉर्म में जहां पर इंटरफेस आपको दिखता है। और चौथा जो होता है इसमें टच, वॉइस या गेस्चर इंटरफेस होता है। क्या क्या होता है, टच इंटरफेस आप बोल सकते हैं इसको। टच इंटरफेस होता है जिसमें आप क्या करते हैं, चीज़ों को स्क्रीन में टच करके फिर अपने काम को एग्जीक्यूट करते हैं, अपने काम को प्रोसेस करने लगते हैं, है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है वॉइस इंटरफेस, है ना, वॉइस इंटरफेस। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी आपको कमांड देना है आप वॉइस के थ्रू अपना कमांड दीजिए और फिर प्रोसेसिंग हो जाएगा, एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ टाइप्स होते हैं यूजर इंटरफेस की, ये मैंने ऐड नहीं किया है, ये आप जरूर से ऐड कर लेना। ठीक,
मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज रख दिए हैं इसमें, तो इन एमसीक्यूज को आप चाहें तो कर सकते हैं, मैं अलग से वैसे एमसीक्यूज और कराऊंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बुलियन लॉजिक और डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट हो जाता है, पर ये पूरा ना थोड़ा सा न्यूमेरिकल आपको जाएगा, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको साथ के साथ दे दूंगी। तो बुलियन लॉजिक में मेन जो चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो बुलियन गेट्स, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। तो लॉजिक गेट एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, हम ऐसा बोलते हैं कि डिजिटल सर्किट है जो ये एक या एक से अधिक इनपुट लेगा और उस लॉजिकल निर्णय के आधार पर क्या करेगा, आपको केवल एक आउटपुट देगा। ठीक है, लॉजिक गेट वही होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के, है ना, जो क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं एक से ज्यादा और आउटपुट के तौर पर आपको एक आउटपुट देंगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो ये तीन तरह के, मतलब दो तरह के मेरे लिए ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो बेसिक होता है जिसमें आता है नॉट गेट, एंड गेट और ऑर गेट। एक होता है यूनिवर्सल गेट जिसके अंदर में आता है कौन सा, नैंड, और एक होता है क्या, नॉर। ठीक, इसके बाद एक्स्ट्रा और भी गेट्स आती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सा होता है, ये एक होता है एक्सनॉर और एक होता है एक्सॉर। ठीक, अब इन सभी को मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं, नोड गेट कैसे काम करता है, तो ये इन्वर्टर के जैसे काम करता है। अगर आप वहां पर इनपुट देंगे 0 ना, तो आपको आउटपुट देगा 1, अगर आप 1 देंगे तो वो 0 देगा। इस गेट को बनाया कैसे जाता है दोस्तों, तो नॉट गेट बनाने का सिंपल मेथड यहाँ पर दिया होगा, तो मैं यहीं से बता देती हूँ आपको, है ना, टाइम हमारा बच जाएगा। ये देखो, यहाँ से आप एक लाइन खींचना और इस तरह से ये जरूर देना, ये दोगे, यही नॉट का सिंबल होता है। और यहाँ पर जैसे कि इनपुट x अगर आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट z आपको 1 देगा। ठीक है, एक्स वाई एक्स जेड ये सिंबल है, बस एक वेरिएबल है। ठीक है, और अगर आप इनपुट 1 देंगे तो ये आउटपुट 0 दे देगा। और गेट कैसे काम करता है, जैसे आप ऐड करते किसी चीज को और जैसे काम होता है ना, एज इट इज वैसे काम करेगा। ठीक है, आप इसको x और y को इनपुट कैसे लिखना, कि पहले आप 2 0 लिख लेना, फिर 2 1, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से लिखना। ठीक है, अगर 2 इनपुट, अगर आप, और एग्जाम्पल में आपको 2 इनपुट और गेट, 2 इनपुट एंड गेट ही बताना है। देखो कैसे काम करेगा, मैंने बता दिया, जैसे एडिशन काम करता है वैसे। तो 0 और 0 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाता है, 0। 0 1 को करोगे तो 1, 1 और 0 को ऐड करते तो 1। लेकिन 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 ये 1 1 यहाँ पर वो वाले 1 नहीं है जो डेसिमल के, ये 1 जो है ये बाइनरी है, इसलिए जब 1 और 1 को ऐड करोगे ना तो यहाँ पर आंसर तो 1 आएगा, लेकिन विथ कैरी 1, यहाँ पर एक कैरी भी आ जाएगा जो कि 1 होगा। मतलब कि अगर मैं बोलूँ 1 + 1 तो वो होता ही ये, लेकिन आपको लिखना है ये। ठीक है, ये लिखना है आपको। एंड गेट कैसे काम करता है, जैसे आप मल्टीप्लाई करते तब कोई चीज काम करती वैसे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 को 1 से करोगे तो भी 0, इसको करोगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 1 आएगा। ऐसे काम करेगा एंड गेट। बनाने का तरीका आप याद रखना कि इसको इस तरह से बनाते हैं, ये बन जाएगा, और इसको इस तरह से राउंड में बनाते हैं, ये एंड गेट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग यूनिवर्सल गेट में आ जाते हैं। यूनिवर्सल गेट बोलने का रीजन है कि इन गेट्स का यूज करके आप जितने भी बेसिक गेट अभी पढ़े ना, उन गेट्स को बना सकते हैं किसी एक का। जैसे केवल एंड जो है, इससे आप और भी बना पाएंगे, एंड भी बना पाएंगे, नॉट भी बना पाएंगे, तीनों। देखो नैंड जो है, दो यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है गेट का, एक होता है नॉट का और दूसरा होता है एंड का। तो जो भी एंड का ऑपरेशन है उसमें आपको क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, उसको इन्वर्ट कर देना है, तो ऐसे काम करेगा। और में भी आपको दिख रहा है नॉट और का। तो समझ गए, यूनिवर्सल गेट बोलने का रीजन ये है क्योंकि ये एक अकेला गेट सभी बुनियादी जितने भी बेसिक लॉजिक गेट आप पढ़े उन सबको बना सकता है। ठीक है, अब इसका बताऊं क्यों और बोलते हैं, तो पहले होता है फंक्शनल कंप्लीटनेस। डिजिटल लॉजिक में किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को केवल नैंड गेट का एक सेट या फिर केवल नॉर गेट के सेट से आप अप्लाई कर सकते हो, उनका उपयोग करके अप्लाई कर सकते हो बुलियन एक्सप्रेशंस को। ठीक है, क्या होते हैं एक्सप्रेशन में आपको, ये एक्सप्रेशन है। हार्डवेयर सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को बनाने के दौरान अलग अलग प्रकार के गेट्स बनाने के बजाय केवल आप यूनिवर्सल गेट बनाओ, तो ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, और बेसिक गेट्स को भी ये रियलाइज कर देता है, उनका यूज कर पाता है, मतलब निर्माण कर सकता है, उनको बना सकता है। जैसे नैंड को नॉट के जैसे, अगर आप नैंड गेट में दो इनपुट दे रहे हो, उन दोनों को जोड़ दोगे वो नॉट के जैसे काम करेगा, वैसे ही नॉर के दोनों इनपुट को जोड़ दोगे तो भी वो नॉट के जैसे काम करता है। लिखते कैसे हैं, एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन बताना भूल गई थी, कैसे लिखते हैं यहाँ पर, ये तो मैं बता दी। देखो नॉट को कैसे लिखते हैं ना, y इक्वल टू, अगर हाँ y आपका आउटपुट है और x आपका इनपुट है तो इस तरह से। और में भी सेम, अगर दो इनपुट आप ले रहे हो x और y, तो इनके बीच में आप प्लस ऑपरेशन लगा दो और ये z मान लो आपका आउटपुट है। वैसे ही दो इनपुट है आपके पास x और y, तो इनके बीच में आप इस तरह से एंड लगा दोगे और z रख दोगे ये, तो ये इसके एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन लिखना आपको आना चाहिए। वैसे यूनिवर्सल गेट अगर हम लोग पढ़े तो इसमें
ये जो है y इक्वल टू इसको, ये है क्या, एंड है, एंड को आप नॉट कर दो, कॉम्प्लीमेंट लगाओगे वो नॉट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा नैंड, ठीक है। और अगर आपको बनाना है क्या, और को नॉर, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट बना दो। बनाने का तरीका भी सेम रहेगा क्या, हाँ बिल्कुल। आप नैंड कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे ना, एंड, सॉरी मैं अच्छे से बना देती हूँ ये, एक मिनट। तो ये जो है ना, ये बन जाएगा क्या, नैंड, ठीक है। और ये जो बन जाएगा, यही बन जाएगा नॉर, ठीक है। और केवल ऐसे बनता था, यहाँ पर बस सामने में आप इस तरह से लगा देंगे ना, तो इसी से फिर चीजें चेंज हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना आगे, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर ना कुछ बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने देगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, कुछ बुलियन लॉ। बुलियन लॉ को पढ़ के ही, या बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉ होते हैं जो किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूजफुल होते हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से लॉ होते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो ये देखिए, बुलियन अलजेब्रा क्या होते हैं, लॉ और द सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स यूज्ड टू सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन। किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ मैथमेटिकल रूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा रूल्स, लॉ, ठीक है। एंड डिजाइन एफिशिएंट लॉजिक सर्किट, अगर आपका एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाइड रहेगा तो लॉजिक सर्किट भी आपका एफिशिएंट वे में बनेगा, ठीक। देखो अब कौन कौन से, पहला तो आइडेंटिटी लॉ होता है कि जब वो आइडेंटिटी ना छोड़े, जैसे ए था, इसमें अगर मैंने जीरो ऐड कर दिया तब भी वो ए ही रहेगा। जैसे आप 5 में जीरो ऐड कर दोगे तब भी वो 5 ही रहेगा, है ना। वैसे ही अगर आप ए में 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी वो 1 ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी नल। जब ये डोमिनेट कर देता है, किसी और चीज के जोड़ जाने पर वही चीज जो है आउटपुट में आने लगे, जैसे ए में 1 जोड़ दी तो आंसर 1 ही मिल गया, ए में मैं जीरो को मल्टीप्लाई कर दी, ये दोनों बता रहे हैं ना, ये एंड के कॉन्सेप्ट में भी बताएगा और के कॉन्सेप्ट में भी, दोनों के कॉन्सेप्ट में बताएगा, ठीक। आगे पीछे लिख दी मैं। इसके बाद देखो, ए को जब आप और करोगे, मतलब एंड करोगे, तो ये नया चीज जो जोड़े आप, नया चीज जो यहाँ पर एंड किए, वही चीज आउटपुट में आ गया। आइडेम्पोटेंट मतलब सेम ही रहेगा। इनपुट ए को इनपुट ए से अगर आप और करोगे तो आंसर आपको ये मिलेगा, और उसी को उसी से अगर एंड करोगे तो भी आंसर वही मिलेगा, ए। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, इनपुट था, उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर आप उसको ऐड कर दोगे, अब ये आंसर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार कॉम आएगा, ये चीजें, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। इसके बाद जब आप क्या करोगे, ए को उसके कॉम्प्लीमेंट से इस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब एंड कर दोगे, तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। ये दोनों याद रखना, इसका इधर उधर मत कर देना। कम्युनिटेटिव आपको पता है कि आप पोजीशन को चेंज कर सकते हो, पहले ए प्लस बी लिखा है तो उसको बी प्लस ए लिख सकते हो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। एसोसिएटिव मतलब देखो, पहले क्या था, ए प्लस बी प्लस सी था, तो इन दोनों ब्रैकेट में सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया उसको सी के साथ ऐड किए तब, और जब इन दोनों को एक साथ ऐड करने के बाद उसके आंसर को ए के साथ ऐड किए तब दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आप ये करके देख लेना, वैसे ही ये एंड में भी काम करेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी कैसे वाला बताऊं, जब इस तरह से दिया है कि ए एंड बी प्लस ए एंड सी दिया है, तो ये जो होता है, ये होता है ए बी प्लस सी। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाता है। और दूसरा ये वाला भी उतने ही काम का है, जब आप क्या करो, ए को प्लस करो बी इंटू सी से, ये वाला काम तो हम लोग करते थे कि ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए प्लस बी हो जाएगा, और ये ए इंटू ए प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस सी हो जाएगा। ये दोनों ही लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इससे आपको ये निकालना आना चाहिए, इससे आप ये तो आराम से निकल जाएंगे, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा, पर हम लोगों के दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट जो है मिट जाता है। याद रखिए, डिमॉर्गन्स के दो लॉ होते हैं, पहला वाला जो होता है वो और के लिए होता है, मतलब इस तरह से पूरा और कर दोगे तो इंडिविजुअल, ये जहां पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है वहां पर कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, जहां पर प्लस है वो ये हो जाएगा। बस देखो, ए में कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल नहीं दिया तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, यहाँ पर क्या था एंड, मतलब और, तो यहाँ पर ये एंड लग जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट कर दो पूरे का एंड में, तो अब ये फिर से वैसे ए का इंडिविजुअल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या था एंड है तो ये और हो जाएगा, बी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो ये भी। तो ये दोनों है डिमॉर्गन्स लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट वो मैं बता दी। और एक होता है डबल नेगेशन लॉ। डबल नेगेशन ऐसे काम करता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट था और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो वो ए आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर ए प्लस बी है, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो भी ये क्या आएगा, ए प्लस बी, इस तरह से, ठीक। ये चीजों को याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं यही क्वेश्चंस बता रही थी, क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं। एक आध मैं बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा भी देती हूँ, जैसे ये, ठीक है, ये इस तरह से दिया है। बाकी मैंने ना इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आप मेरी सीएससी की क्लास में जाकर देख सकते हैं।
ठीक, ये तो यहाँ पर y इक्वल टू क्या दिया है, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, अलग अलग डिमॉर्गन्स लॉ मतलब बुलियंस लॉ आपको लगाने। यहाँ पर देखो मैं तो देख पा रही हूँ कि इन दोनों में इन दोनों में आप ना वो वाला लॉ लगा सकते हैं। कौन सा वाला, जब आप लगा रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ठीक है, जिसमें आप बोले थे कि a प्लस बी और इस तरह से रहता था ना a प्लस सी, ऐसा भी लगा सकते हैं। पर ना मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, मैं सीधा सीधा यूज करते रहती हूँ जैसे मैथ्स सॉल्व करते हैं। इन दोनों में मैं देखी कि b जो है कॉमन है, निकाल देती हूँ मैं इस तरह से। थोड़ा एक दो स्टेप आपको ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन मुझे ना ये ईजी लगता है। ये इस तरह लग गया। अब ये कौन सा लॉ यूज हुआ है कि इन दोनों में से आपने कुछ कॉमन निकाला है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये यूज होता था जब आप कॉमन निकालते थे किसी चीज को, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा है, ठीक है, लिखते जाना है ना बगल में जो भी लॉ लगा। अब इन दोनों में मैं बी कर देती हूँ, मुझे पता है कि a प्लस ए का जो कॉम्प्लीमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट लॉ है और इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो ये b इंटू वन हो जाएगा प्लस a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि b इंटू वन जो है ये हो जाएगा क्या, b, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी लॉ काम कर जाएगा, डोमिनेंट लॉ काम कर जाएगा कि कुछ नया चीज अगर आप यहाँ पर डालोगे वही चीज आ जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ बोलते नहीं, आइडेंटिटी है ये, बिल्कुल आइडेंटिटी है ये, ठीक है। ये b प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं ना, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हो जैसे हम लगाए थे, इसको ऐसे कर दोगे। अब समझ में आ रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे लगेगा, b प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें अगर ये आपको आता है, लेकिन एग्जाम के लास्ट टाइम में अगर आपको ये नहीं आता, आपने पहले नहीं पढ़ा, एक दो बार करके देखिए, समझ नहीं आता ना तो छोड़ देना। उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना जो आपको अच्छे से आता है, ठीक है। यहाँ मैं कम्युनिटेटिव लगा के आगे पीछे कर दी, और b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है, b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बताए ना, a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, तो ये बता देना कॉम्प्लीमेंट लॉ का यूज करके ये 1 हो गया। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो a कॉम्प्लीमेंट प्लस b आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को बुलियन लॉ का यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया था, इसके लिए मैं सर्किट डायग्राम बनाती, बहुत बड़ा बनता, इसको मैं इस तरह से सिंप्लीफाइड वे में बना सकती हूँ, ठीक है। अब आगे देख, बहुत सारे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रखे हैं, आप मेरे उस चैनल में जाके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ट्रूथ टेबल का यूज करके भी मैंने सॉल्व करना सिखाया, जैसे कि इस तरह से दिया है ट्रूथ टेबल बनाना, अगर आपको आता होगा तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी, ये मैराथन की क्लासेस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है अब अगला है वो है के मैप। के मैप क्या होता है, इसको बोलते हैं कर्नॉफ मैप। जब भी आपको बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो तब आप के मैप का भी यूज कर सकते हो। बेसिक चीजें क्या क्या होती है मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। तो यहाँ पर सेल्स की संख्या अगर n वेरिएबल है तो 2 टू द पावर n सेल्स बनेंगे, ठीक है। ग्रुपिंग अगर देखो तो 2 की पावर में ही ग्रुपिंग होगी, और जो भी 1 होंगे केवल उनको ही हम लोग ग्रुपिंग करेंगे उनका, ठीक है। क्या होता है ये चीजें मैं आपको आगे करके दिखाऊंगी। प्रायोरिटी आपको कोशिश करना है कि सबसे बड़ा आप ग्रुप पहले बनाए जो 2 की पावर में हो। ये तो 2 की पावर 4 वाला बन रहा है तो उसको पहले बना लो, या तो 3 वाले को बना लो, फिर 2 वाले को बना लो, इस तरह से 2 का हाईएस्ट पावर वाला ग्रुपिंग हम पहले करें, ठीक है। और के मैप के किनारे एक दूसरे से जुड़े हुए माने जा सकते हैं। आप चाहो तो इस तरह से भी बना सकते हो कि इस तरह से दिया है मैप, ठीक है। एक और लगेगा उसके लिए ये। अब यहाँ पर 1 था, यहाँ 1 था, यहाँ 1 था, तो आप इसकी ऐसे ग्रुपिंग भी कर सकते हैं किनारों पे, ये बात कर रहा है, ठीक है। कैसे डिजाइन करते हैं स्टेप से कि बुलियन फंक्शंस को मिन टर्म में पहले लिखना है आपको। मिन टर्म में लिखोगे ए बी वगैरह इन सब में, प्रोडक्ट ऑफ सम या सम ऑफ प्रोडक्ट में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। की मैप में ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, वंस को फिल करना है, जिन जिन नंबर्स को दिया है उन उन बॉक्स में उनको फिल कर लेना। उसके बाद मैक्सिमम पॉसिबल ग्रुपिंग करना, उसके बाद सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन से आप लॉजिक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। मैं एक बड़े क्वेश्चन के साथ आपको ये करा देती हूँ जिसमें दोनों तरह का हो, ठीक है। जैसे कि इस तरह से पहले से दिया है ना तो ये तो मिन टर्म में ही है, लेकिन अगर इस तरह से दे दिया तो मुझे इसको पहले मिन टर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसा क्वेश्चन बताती हूँ ना कि जिसमें मिन टर्म में लाना भी हो जाए और सॉल्व करना भी हो जाए, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको बताती हूँ। तो आप याद रखना ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वहां पर 0 होगा, और वैसे बी कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, और अगर वो नॉर्मल है विदाउट कॉम्प्लीमेंट तो उसका मतलब 1 होगा। समझ गए? अब देखो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट मतलब 0, और ये बी में कॉम्प्लीमेंट नहीं है 1, यहाँ तीनों में नहीं है 1 1 1। इसमें पहले वाले ए में है, दूसरे में कॉम्प्लीमेंट है, तीसरे में सिंपल है। यहाँ पर पहले वाले में नहीं है, दूसरे में कॉम्प्लीमेंट है, उसके जगह में 0 0 लिख दो। समझ आ गया? अब इसके बाद ये किसके डेसिमल है ये आपको पता रहने चाहिए। जैसे कि ये जो है ये 3 का डेसिमल है, ये जो है ये 5 का डेसिमल नहीं 7 का डेसिमल है, ठीक है। ये जो है ये 5 का डेसिमल है, और ये 4 का डेसिमल है।
अब मतलब आपको क्या मिल गया यहाँ पर? सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो मेन टर्म थे वो तो मिल गए कि ये समेशन ऑफ m 3, 4, 5, 7 है, समझ गए। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें कितने वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, ए बी सी देखो कितने हैं, 3 है ना, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर f जो है वो 3 है, ए बी सी। अब जैसे कि मैं पहले रूल में बताई थी कि जितने वेरिएबल होते हैं उतना ही आप सेल बनाते हैं। यहाँ 3 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 3 मतलब कि आप क्या करेंगे, 8 सेल्स बनाएंगे। 8 सेल्स बनाने का तरीका मैं आपको बताई थी, आप इस तरह से बना सकते हैं 8 सेल्स। ठीक। अब यहाँ पर क्या करना होता है, एक तरफ सिंगल रखना होता है, दो तरफ डबल रखना होता है। पहले हम कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, फिर विदाउट कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी लिखते हैं, फिर बी सी। मैं यहाँ पर बोली बोली थी कि एक बार में आप क्या कर सकते हो, एक बिट को कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट में था, यहाँ पर जाने पे केवल सी कॉम्प्लीमेंट चेंज हुआ है, आगे वाले में जाने पर केवल बी। इस तरह से काम करता है। नंबरिंग कर दो, पहले ये 0, फिर 1, फिर 2, ये 3, फिर 4, 5। मुझे नहीं पता कि के मैप पूछेगा या नहीं पूछेगा, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है के मैप, इसलिए मैंने ये करवा लिया है। ठीक। अब यहाँ पर जो-जो नंबर है उनको फिल कर दो। 3 में फिल्ड है, 4 में फिल्ड है, 5 में है और 7 में है। अब इनकी ग्रुपिंग करो कि 2 टू द पावर सबसे ज़्यादा वाले में किसमें ग्रुपिंग हो सकती है। तो ये 8 का है मतलब 2 टू द पावर 3 मतलब 8 की ग्रुपिंग हो सकती है क्या? नहीं। केवल 1-1 को ग्रुप करना है। फिर 4 की हो सकती है या नहीं? 2 की हो सकती है क्या? हाँ, 2 की हो सकती है, तो ये एक ग्रुपिंग हो जाएगा, एक ग्रुपिंग हो जाएगा। बस इसके बाद F करके इसका फाइनल जो है आप यहाँ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इसके लिए अगर मैं देखूँ तो कॉमन क्या है, रो में ए है तो एज़ इट इज़ लिख देते हैं। ये पूरे ट्रिक मैंने बहुत अच्छे से बताया है, आप मेरे क्लास में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन है तो मैं इसको कॉमन वाले को लिख दूँगी, बस। प्लस कर लूँगी, यहाँ पर देखूँगी रो में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉलम में जो है केवल एक ही है बी-सी, तो ये तो कॉमन ही है, तो बस ये। ठीक है? तो यही जो है ये मेरा फाइनल आउटपुट हो जाएगा। इस तरह से के-मैप को करते हैं सॉल्व।